Good evening, Prachi. Am I visible? Hmm. एक बार रुक जाओ, सारे बच्चों को बुला देते हैं, फिर शुरू करेंगे। आज भाई नया चैप्टर है। गुड इवनिंग, सिमरन। हाय अभिलिप्शा। हाय भावना। गुड इवनिंग जागृति। गुड इवनिंग अभिलिप्शा। हाय शिव। गुड इवनिंग अलीजा। गुड इवनिंग शिव। आज केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे। हम्म। जाओ थोड़ा। और बच्चे कहाँ गए? नए चैप्टर फिर भी वेरी एक्साइटेड। चलो बहुत बढ़िया। फिर तो मचाएंगे। आज हमारे पास टी शर्ट भी है हमारे ऐप की। सो इट्स अ गुड बिगनिंग ऑफ क्लास 12 टॉपिक, राइट? आ जाओ यार, सारे आ जाओ जल्दी जल्दी। अच्छा 162। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे और भी इंक्रीज होगी। कहाँ गए बच्चे? नया चैप्टर फिर भी 11th में। तो ठीक है, वही मानती थी ऐसे। 12 स्टार्टिंग है। जो जो बच्चे अब तक नहीं पढ़े, इवन दे कैन स्टडी। क्योंकि हम कुछ भी लाइक इतना रिलेटेबल नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। कहाँ गए सारे बच्चे? गुड इवनिंग अलीजा। जल्दी जल्दी आओ यार, जल्दी क्लास शुरू करेंगे। आज बहुत सारे बेसिक्स वाले पार्ट कंप्लीट करेंगे एंड देन फिर नेक्स्ट आई थिंक कल, सॉरी नेक्स्ट क्लास में जो कि मंडे होगी, उस दिन वी विल कंप्लीट ऑल द ऑर्डर्स। हाय जिया, कितना लेट करते हो सारे। आई नो आप बोलोगे दीदी सिर्फ 3 मिनट तो लेट है, भाई 3 मिनट भी बहुत ज्यादा है, राइट? आ जाओ। गुड इवनिंग डोरेमी। गुड इवनिंग निहाल। यार आप सब रेगुलर स्टूडेंट्स भी लेट कर रहे हो आजकल, हाँ? 8 बजे क्लास है तो 8 बजे ही ज्वाइन करो ना, क्यों 1-2 मिनट के बाद ज्वाइन करना है? मुझे पता नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। हम्म। चलो ठीक है, और थोड़ा वेट करूंगी क्योंकि आज फर्स्ट लेक्चर है। आई होप स्टूडेंट्स विल ज्वाइन, मतलब न्यू स्टूडेंट्स। सो गुड अपॉर्चुनिटी, गुड चांस। अगर इसको मिस कर गए तो छोड़ो, और क्या बोलूं। अच्छा ऐड आ जाती है। चलो ठीक है भाई, आ जाओ। चलो जब तक आ रहे बच्चे, लेट मी टेल यू कि एज आई सेड, अभी कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं होगा। नाउ ऑल द ऑफर्स आर क्लोज्ड जो कि आपको मिल रहे थे। 1000 ऑफ एंड उससे पहले भी आई थिंक काइंडली 2000 ऑफ भी ऐसे भी मिल रहे थे, राइट? तो चलो ठीक है, मैंने बोला था 2 अक्टूबर लास्ट ही रहेगा। सो अगर अभी भी कोई बच्चा पर्सनल मेंटोरशिप लेना चाहता है, सो यू शुड नो कि भाई यहाँ पे सबसे जो बेस्ट थिंग होता है दैट इज वन टू वन इंटरेक्शन। क्या? वन टू वन इंटरेक्शन। डेली मेंटोर्स इंटरेक्ट करते हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि हम बोल रहे हैं कि मतलब
एक वीक में एक बार हो गया या फिर उसके बाद कभी हो गया, नहीं। अगर एग्जाम है, एग्जाम के लिए इन्फॉर्म किया जाएगा। अगर आपको डेली टारगेट्स चाहिए, वो भी बोला जाएगा। एवरीथिंग विल बी सेड, मतलब बिल्कुल जैसे ऐसे फील होगा कि भाई आमने सामने बात करते हैं, राइट। और द बेस्ट थिंग इज, आप यहाँ पे ऐसे भी चूज कर सकते हो, दैट इज यू कैन टॉक टू अस पर्सनली। रिसेंटली, लाइक जस्ट डे बिफोर यस्टरडे, आई थिंक वन ऑफ द स्टूडेंट, शी टॉक टू मी। ओके, कुछ इश्यूज है ऐप में, इसलिए हमने फिर कुछ अलग वे में हमने बात किया। गुड इवनिंग ईरा, कहाँ थे अभी तक, राइट। सो हियर यू विल गेट फुल सिलेबस टेस्ट, जो कि 100+, मतलब ज्यादा, 100 से ज्यादा सिलेबस टेस्ट आपको मिलेंगे। जो जो बच्चे बोलते हैं ना, दीदी हमने तो ये पूरा कंप्लीट कर लिया, तो इसके बाद हम क्या करें, भाई सिलेबस टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट दिया करो। उसी के बाद ही आपकी वो जो जो चीज आपकी छूट गई है ना, वो आपको तभी पता चलेगी कहाँ पे लैग कर रहे हो, क्या हो रहा है, देन ओनली यू विल नो। यहाँ पे प्रीमियम एक्सक्लूसिव लेक्चर मिल रहे हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद नहीं आ रहे, देन यू कैन प्रिफर दिस ऑल्सो। एंड व्हाट इज अगेन द बेस्ट पार्ट, कि आप जहाँ पे एम रखते हो कि भाई हम एम्स में जाएंगे, वहां से मेंटोर से, टॉप मोस्ट एम से, राइट। सो अगर अभी आपको लेना है, देन यू कैन गेट इट एट 5,000। ओके, चलो ठीक है, यू विल गेट इट एट 5,000 रुपीज पर ईयर। लेकिन आपको इस सब में इतने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, सो इट इज अपॉन यू, अगर लेना है तो लोगे। हाय शुभम, कहाँ थे अभी तक? चलो ठीक है, 8:07, 8:10 तक वेट करेंगे, और 3 मिनट वेट करेंगे। देन अगर बच्चे आए तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो छोड़ो, भाड़ में। नहीं पढ़ोगे खुद तो मैं क्या करूंगी, मैं क्या कर सकती हूँ? जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, खुद नहीं चाहोगे पढ़ने के लिए, देन आई कांट हेल्प। चलो, नया चैप्टर है, आज तो मजा आएगा। एवरीवन, यू ऑल एक्साइटेड? हाँ, 12th की फर्स्ट चैप्टर है भाई, मैं खुद एक्साइटेड हूँ। 11th खत्म, 12th की 3 ही चैप्टर है, एंड उसके बाद हमारा भी खत्म हो जाएगा। उफ, चलो और 2 मिनट वेट करते हैं, देखते हैं बच्चे आएंगे या नहीं। बस आई रियली होप कि जिनका छूट गया है, क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट्स भी एक दो नहीं आ रहे। ओके, एंड अभी भी मुझे नहीं दिखाई दे रहे। एक होता है कौन, आई फॉरगॉट, सम मोदी, आई फॉरगॉट, एंड हर्ष, एंड अगेन कोई तो था यार, याद नहीं आ रहा है मुझे। चलो ठीक है, देखते हैं, और अगर नए बच्चे आए देन वेल एंड गुड। अब बच्चे नहीं आ रहे, यही मुझे पता है क्यों नहीं आ रहे। द रीजन इज छूट गया है, बैकलॉग लग गई। लेकिन भाई हो गया ना, 11th तो खत्म, अभी तो 12th में आ जाओ। क्या करते हो यार? चलो ठीक है, और आपकी टाइम तो वेस्ट नहीं करूँ, बस 2 मिनट वेट कर लो बेटा जी। देखते हैं अगर आएंगे, नहीं तो हम आराम से शुरू कर लेंगे। एंड आज बहुत सारे पार्ट्स कवर कर लेंगे, फिर कल ऑर्डर्स पढ़ेंगे। ओके, आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है भाई? 1 मिनट बात ही कर लो मुझसे। हाँ, सही चल रहा है या बैकलॉग्स लग गए? भाई ये मत समझना कि बैकलॉग्स लग गए मतलब हम पीछे छूट गए। जैसे होता है ना एक ह्यूमन टेंडेंसी, तो सॉरी, मतलब जैसे होता है ना कि एक चीज के लिए, मतलब सपोज आप एक चीज कर रहे हो, उसमें ये प्रॉब्लम्स आती ही आती है। सिमिलरली यही है। ओके, लैग कर रहे हैं क्या? हम्म, मुझे तो नहीं लग रहा है, बिकॉज मैंने भी यूट्यूब ओपन ओपन करके बैठा है। अभी फॉर्म में आ रहे हो, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, मैंने जैसे आपको बोला था ना, वैसा ही करना, यू विल गेट द ट्रैक। चलो फिर तो बढ़िया, जिनके बैकलॉग्स नहीं आएंगे भाई, तुम तो मचाओगे, डोंट वरी। और जिनकी आ गई, आप लोग भी मचाओगे, ये मत समझना अरे दीदी क्या बोल। अरे नहीं, अच्छे करोगे तुम लोग। बैकलॉग्स, बैकलॉग ही तो है। ओके, वो भी सॉल्व हो जाएंगी, राइट। बैकलॉग्स क्लियर करा दूं? कितने बैकलॉग्स लग गए शिव, एक बार मेरे को, आप तो पर्सनल मेंटोरशिप में हो, मेरे को थोड़ा मैसेज कर देना क्या क्या लग गए। मैंने आपको ये भी बोला था कि आपकी शायद एग्जाम चल रही थी, हाँ। मैंने ये भी बोला था कि एग्जाम्स के बाद अगर टाइम टेबल चाहिए तो भी मेरे को बता देना। चलो ठीक है, हम शुरू करेंगे अभी।
Let's start the class. Okay. So chemical नहीं दी, कल से है। हाँ वही तो, आपकी एग्जाम हाँ शुरू होने वाले, मतलब आपने ही मैसेज किया था ना कि दी एग्जाम है एंड ऑल, यही बोला था ना, मतलब आपने ही मैसेज किया था ना, मैं वही पूछ रही हूँ। तो वही तो मैंने बोला था कि एग्जाम, एक बार एग्जाम खत्म हो जाए मुझे बोल देना कि टाइम टेबल में अगर इश्यूज आ रहे हैं एंड कैसे बैकलॉग्स कंप्लीट करने हैं, वही उसी के टाइम टेबल में आपको दे दूंगी। हाँ वही तो, वही मैं पूछ रही थी आपको। चलो ठीक है, डोंट वरी, कल से एग्जाम दो। कल एग्जाम है फिर भी आप अभी क्लास कर रहे हो, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। ओके, वेरी गुड। चलो लेट्स स्टार्ट केमिकल काइनेटिक्स। ओके, सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन। लेट्स स्टार्ट। केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन। ये याद रखो भाई, किसके? रेट ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म बाय व्हिच रिएक्शंस प्रोसीड, कैसे रिएक्शन होना चाह रहा है, ओके कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करना चाह रहा है। एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब वो जो रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या, कितने टाइम में हो रहा है, राइट कितने टाइम में वो रिएक्शन हो रहा है। तो ये जो केमिकल काइनेटिक्स है, ये एक ऐसी ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री के, ये हमें कंप्लीटली रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में ही बता रहा है, मतलब जो रिएक्शन है उसकी रेट के बारे में, और वो कैसे, उसकी जो मैकेनिज्म होती है वो कैसे चलती है, कैसे रिएक्शन होती है उसके बारे में, और कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इस रेट को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में भी हमें बताता है। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ रेट, मतलब रेट के हिसाब से, कितने जल्दी कितने कम कैसे, मतलब टाइम के हिसाब से, ये जो केमिकल रिएक्शन है वो भी तीन टाइप्स में डिवाइडेड है। एक है वेरी फास्ट, एक है वेरी स्लो, एक है स्लो या फिर आप उसको बोल सकते हो मॉडरेट या फिर इंटरमीडिएट, और या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, स्लो, सिर्फ स्लो, नॉट वेरी स्लो। ओके, चलो सबसे पहले जानते हैं वेरी फास्ट क्या है। वेरी फास्ट, मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं ना, शुरू होते ही खत्म हो गया, क्या? शुरू होते ही खत्म हो गए। ओके, तो ये जो वेरी फास्ट रिएक्शन है, दिस इज दिस, क्या है भाई? शुरू होते ही खत्म हो गया। तो ये क्या है? जनरली दिस रिएक्शंस इन्वॉल्व आयनिक स्पीसीज, मतलब मैं ये बोलूंगी कि ये जो वेरी फास्ट रिएक्शन है, इसमें आयनिक रिएक्शंस की ही एग्जांपल लेती है, क्योंकि जो आयनिक स्पीसीज होती है, फॉर एग्जांपल देखो, एजी, चलो एग्जांपल लेके देखते हैं, एग्जांपल ही लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक, दिखाई दे रहा है ना एग्जांपल? गया। गुड इवनिंग भावना, चलो जल्दी 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 करो। NaCl plus AgNO3 gives what? AgCl plus what? NaNO3। और यहाँ पे जो AgCl है वो क्या है भाई? वो तो प्रेसिपिटेट है, उड़ जाएगी। तो ये जो NaCl है, ये जो AgNO3 है, NaCl Na प्लस Cl माइनस में ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी एक आयनिक रिएक्शन है, ये ऑलरेडी टूट के हैं। तो ये जब रिएक्शन बनते हैं ना, ये बहुत फास्ट होते हैं, बहुत फास्ट, देखते देखते खत्म हो जाएंगे। इट टेक अबाउट, अच्छा ये हो जाएगा 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻16 सेकेंड्स फॉर कंप्लीशन। इतने इतने कम टाइम में हो जाते हैं, मतलब आप खुद सोचो, ऐसे ऐसे हो जाते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। आप खुद सोचो, जो ऐसे पल के, मतलब ऐसे बोलते हैं ना भाई, मैंने जो बोला कि शुरू होते खत्म हो जाएगा, तो वो चीज हम उसकी रेट कैसे डिफाइन करें, हम उसकी रेट को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर पाएंगे, वो इतनी फास्ट में होती है, जैसे कि स्पीड ऑफ द लाइट कितनी फास्ट होती है, राइट? सिमिलरली ऐसी जो रिएक्शन होती है, इसको डिटरमाइन करना क्या है भाई? इट इज इम्पॉसिबल। क्या है? दिस इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन। समझ में आया? वेरी फास्ट रिएक्शन क्लियर? हाँ जी। या फिर आप अगर लोगे HCl प्लस NaOH गिव्स व्हाट? NaCl प्लस H2। ये एक बहुत बड़ा फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, कैसे खत्म हो जाएगा? ऐसे आप इसकी रेट नहीं जान पाओगे। यू कैन नॉट डिटरमाइन द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन केस ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, अब कहाँ आते हैं वेरी स्लो रिएक्शन की तरफ? कहाँ आएंगे? वेरी स्लो रिएक्शन की तरफ। ओके, सो दिस रिएक्शंस प्रोसीड वेरी स्लोली। वेरी स्लोली मतलब ये कई महीने लगा देते हैं, कभी कभी कई साल लगा देते हैं। ओके, कुछ चेंज होने के लिए, मतलब इतने साल लगाने के बाद भी वो कुछ ही चेंज होंगे,
ऐसे टाइप। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप ले लो, एग्जाम्पल इज ले लो रस्टिंग ऑफ आयरन। आप खुद देख सकते हो आपके घर में जब आयरन रॉड होता है या फिर कुछ भी ऐसा मटेरियल होता है, वो ऐसे तुरंत थोड़ी रस्ट हो जाता है, नहीं ना। वो टाइम लगता है, कभी कभी 1-2 साल लगते हैं। अगर वो अच्छे मतलब ऐसा है तो फिर वो और ज्यादा टाइम लगता है एंड उसके बाद रस्ट लगता है। लेकिन क्या पूरा आयरन रॉड एक साथ रस्ट हो जाता है? नहीं, टाइम लगता है, धीरे धीरे धीरे। तो वही होता है क्या, वेरी स्लो रिएक्शन। ओके, क्या होता है भाई, वेरी स्लो रिएक्शन, टेक्स years टू कंप्लीट या फिर मंथ्स टू कंप्लीट। तो आप बोलो, अगर इतना टाइम ले रहा है तो फिर इसकी रेट निकालने की क्या ही फायदा। सो इट इज प्रैक्टिकली नॉट डिटरमाइंड। प्रैक्टिकली हम इसे नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इसकी कुछ फायदा ही नहीं है। भाई तुम इतने टाइम ले रहे हो, क्या फायदा तुम्हारी रेट निकालने की। हमें ऐसे ही मतलब पता है भाई, तुम लोगे, महीने लोगे, कोई साल लोगे, राइट। देख लो, दिस रिएक्शन प्रोसीड वेरी स्लोली, many days, many may take days or months or years to show any measurable change। तो चेंज के लिए भाई वो डेज भी लगा सकते हैं, मतलब बहुत दिन, बहुत महीने, या फिर years। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रैक्टिकली नॉट डिटरमाइंड। सो आपको यहां से तो दो चीज पता चला कि एक है वेरी फास्ट रिएक्शन, एक है वेरी स्लो रिएक्शन। ओके, इन दोनों में से हम किसी की भी रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते। ओके, चलते हैं बीच वाला, मतलब स्लो रिएक्शन, नॉट वेरी स्लो। वेरी स्लो मतलब स्लोएस्ट, स्लोएस्ट। ओके, सबसे कम स्लो, या फिर हम उसको मॉडरेट भी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं भाई, या फिर हम उसको मॉडरेट भी बोलते हैं। चलो चलो चलते हैं, कहाँ आगे हम, मॉडरेट और स्लो रिएक्शंस। ओके, देख लो, दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस प्रोसीड विद द मेजरेबल रेट्स एट नॉर्मल टेम्परेचर। एक मेजरेबल रेट होता है, मतलब अगर हम उसको प्रॉपरली डिफाइन करें तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक फाइनाइट टाइम में हो जाता है, एक सर्टन टाइम में हो जाता है। समझ में आया? ये जो मॉडरेट और स्लो रिएक्शन है, ये एक फाइनाइट टाइम में, क्या भाई, ये एक फाइनाइट टाइम में हो जाता है। ओके, फाइनाइट टाइम में हो जाता है, ठीक है। वी कैन मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन इजीली। भाई जिस चीज का एक टाइम होता है, एक फाइनाइट टाइम में हो जाएगा, जैसे स्लोएस्ट इतनी स्लो, फास्टेस्ट इतनी फास्ट, लेकिन ये एक टाइम में हो जाता है, फाइनाइट टाइम में हो जाता है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेशन करना इजी है। सो ऑलवेज रिमेंबर, यू कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ स्लो रिएक्शन, और वही स्लो रिएक्शन क्या होता है, मॉडरेट होता है। डोंट कंसिडर इट टू बी द स्लोएस्ट वन या फिर वेरी स्लो। ओके, और ये जो रिएक्शंस होते हैं फास्ट में, कौन आते थे, आयनिक रिएक्शंस। यहाँ पे आएंगे मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या आएंगे बेटा जी, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मोस्टली दिस रिएक्शंस आर मॉलिक्यूलर इन नेचर। ओके, ओके, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ले लो, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। क्या ले लो भाई, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। भाई ये डिकम्पोज होगा, ओके, क्या देगा हमें, H2O प्लस O2। ओके, क्या देगा। सिमिलरली आप बोल सकते हो डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। क्या बोल सकते हो, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। किसने डिकम्पोज करेगा तो NO2 प्लस O2 देगा। यस, या फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ट्रस्ट मी, ये जो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एक है, एक है इन्वर्जन ऑफ कैन सुगर। बस ये नाम दोनों याद रखो, इसकी रिएक्शन तो आज ही बताऊंगी। एक है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और एक है इन्वर्जन ऑफ क्या, केन सुगर। दिस टू एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों याद ही याद रखनी है। और कहाँ पे याद रखना है ये भी मैं बोलूंगी, बस अभी तक याद रखो कि एक ये एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। सिमिलरली हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टर भी एक एग्जाम्पल होगा, इन्वर्जन ऑफ केन सुगर भी एक एग्जाम्पल होगा। ठीक है, अभी हो गया, नेक्स्ट टॉपिक में चले। क्लियर, बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन में चले। डन, चलो ठीक है। ओके, लेट्स, अब कहाँ आ गए, रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, ओके, रेट मतलब आप यही जानो कि ये क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर। अब प्रेशर किस केस में होगा,
मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ाया था, राइट? प्रेशर हम कब लेते हैं? गैस के टाइम में। अगर गैस है ही नहीं तो प्रेशर की कुछ भी काम नहीं है, राइट? ये मैंने बताया था, हम तभी पार्शियल प्रेशर लेते थे। सॉरी, मोल कॉन्सेप्ट बोल रही हूँ, एंड मतलब इक्विलिब्रियम पढ़ाते टाइम मैंने ये बोला था, राइट? कहाँ पे हम क्या लेते हैं, ठीक है? तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कंसंट्रेशन विथ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम और प्रेशर पर यूनिट टाइम, ठीक है? चलो देख, डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। समझे क्या बोला भाई? क्या बोला? देख लो, चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर, कंसंट्रेशन की चेंज या फिर प्रेशर की चेंज, जिसकी रिएक्टेंट की भी हो सकती है, प्रोडक्ट की भी हो सकती है, पर यूनिट, ठीक है? इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ये आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे हमको पता चलेगा, जो एक होता है नेगेटिव साइन, एक होता है पॉजिटिव साइन, ओके? तो जो पॉजिटिव होता है दैट इज फॉर प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देखो क्या लिखा है? पॉजिटिव साइन इज यूज्ड व्हेन वी प्रिफर फॉर प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन, नेगेटिव साइन इज यूज्ड व्हेन वी प्रिफर फॉर रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, कंफ्यूज मत हो, बस अभी इतना जानो, जो पॉजिटिव है हम प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं, जो नेगेटिव है वो रिएक्टेंट के लिए यूज करते हैं। अब क्यों यूज करते हैं भाई? जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है, क्या रिएक्टेंट घटेगा? हाँ, रिएक्टेंट कम होगा, तभी तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन फॉर्मेशन बढ़ेगी। यस, यस और नो? तो जब रिएक्टेंट कम होगा इसलिए उसमें नेगेटिव साइन जा रहा है, और प्रोडक्ट जब बढ़ेगा इसलिए उसमें पॉजिटिव साइन जा रहा है। बस इतनी कॉन्सेप्ट है, इतनी कॉन्सेप्ट है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। बट जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है दैट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। हमेशा के लिए वो क्या होगा? पॉजिटिव क्वांटिटी। रेट ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, ओके? ये याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके? इज इंपॉर्टेंट। चलो देखो क्या लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन। अभी से मैं रेट ऑफ रिएक्शन को आर ओ आर लिखूंगी, ओके? आर ओ आर इज इक्वल टू चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑन टाइम टेकन इन द चेंज, ओके? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कितनी चेंज हुई है बाय टाइम टेकन इन द टाइम टेकन ड्यूरिंग दैट चेंज, ओके? ओके, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ अपनी लैंग्वेज में? आर ओ आर को मतलब क्या, रेट ऑफ रिएक्शन को हम स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ओके? प्लस माइनस क्यों? प्लस के लिए, प्लस किसके लिए? प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन के लिए। माइनस क्यों? रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन के लिए, ठीक है? प्लस माइनस डेल्टा सी मतलब चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ओके? क्या? अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा टी, डेल्टा टी। यहीं पे अगर प्रेशर बोलेगा तो भाई वही डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, खत्म। क्या? डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी, वही है। देखो, आर फॉर प्रेशर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ओनली फॉर गैस, इसको लिखो, ओनली फॉर गैस, ओके? क्या? ओनली फॉर गैस। डन, डन। नेक्स्ट चले, समझ में आ गया? आरओआर। आरओआर सिर्फ इतना फंडा नहीं है, और भी पढ़ना है, कैसे आरओआर हम निकालते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे। चलो, ओके? अभी देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मतलब चलो मैं बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है एक्स ए प्लस वाई बी gives gives P C प्लस क्यू डी। आपको क्लियरली पता चल रहा है, ये एक्स उसकी स्टोइकियोमेट्री है, वाई बी की स्टोइकियोमेट्री है, पी सी की स्टोइकियोमेट्री है, क्यू डी की स्टोइकियोमेट्री। तो जब भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए बोलेगा तो आप क्या करोगे? चलो सबसे पहले ना बिना स्टोइकियोमेट्री के एक एग्जांपल मैं करती हूँ, यहाँ पे ना मैं बिना स्टोइकियोमेट्री के एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी गिव्स सी, ओके? इसकी आपको बोला है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। क्या बोला है? रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? देखो मैंने क्या बोला था, रिएक्टेंट के लिए क्या आएगा? माइनस, तो लिखो माइनस, माइनस डेल्टा
A अपॉन डेल्टा टी। यस क्या? माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा B बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू प्रोडक्ट के लिए क्या आएगा? डेल्टा C अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव आता है। ओके ओके। अब माइनस क्यों आता है मैंने बता दिया, बट आप अभी सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो फिर देखो ये सब इक्वल है, आर ओ आर इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, मतलब ये दोनों इक्वल है। देखो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, या फिर ये दोनों इक्वल है, सब कुछ इक्वल है। सब कुछ इक्वल है, कहीं पे एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है। ओके तो आप बोल सकते हो आर ओ आर इज इक्वल टू, अगर माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी आएगा तो फिर ये आर ओ आर तो नेगेटिव आ रहा है, राइट? ये भी बोल सकते हो नेगेटिव आ रहा है। नहीं, हमेशा याद रखना जब भी आपको ये कैलकुलेशन करोगे आगे क्वेश्चन में, ओके ये तो जनरल इक्वेशन है, आगे जब आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे आइदर मतलब जो रिएक्टेंट की तरफ होगी ना उसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव ही आएगी। क्यों? क्योंकि भाई रिएक्शन कम हो रही है, रिएक्टेंट कम हो रही है, रिएक्टेंट कम हो रही है, इसलिए वो नेगेटिव ही आएगी। और हम यहाँ पे नेगेटिव इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाए। समझ में आया? इतना समझ में आया? और क्या ये समझ में आया? हमने पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। तो बस यहाँ पे ए का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, बी का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, सी का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, बस यही तो है, यही तो है कॉन्सेप्ट, यही तो है कॉन्सेप्ट। ओके ओके। बस रिएक्टेंट की तरफ माइनस लगाना है, इसके तरफ प्लस लगाना है। अब माइनस क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी जो रिएक्टेंट की तरफ आ रहे हैं ना उसकी वैल्यू अगर हम आगे क्वेश्चन में करेंगे तो वो नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि रिएक्टेंट कम होती है वो नेगेटिव आएगी। तो हम यहाँ पे नेगेटिव इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें आर ओ आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव लाना है। तो माइनस इंटू माइनस वो पॉजिटिव हो जाएगा। डन, क्लियर। लेकिन वहीं पे आप अगर देखोगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो ऐसे ही वो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव आर ओ आर। डन। अभी चलते हैं हम स्टोइकोमेट्री की तरफ। ओके ये अगर बिना स्टोइकोमेट्री में होगा तो ये ओके। अब अगर स्टोइकोमेट्री दिया है तो क्या करना? तो भाई स्टोइकोमेट्री को सिंपली नीचे ले आओ डिनोमिनेटर की, बस 1/x। फिर जैसे जो कर रहे थे सेम, जैसे जो कर रहे थे सेम, इज इक्वल टू माइनस 1/y। इसकी स्टोइकोमेट्री y है, इसकी x है, तो मैंने नीचे ले आया, यहाँ भी नीचे ले आई। ओके तो क्या हो गया? डेल्टा b अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू, यहाँ पे स्टोइकोमेट्री क्या है? p, तो ये प्रोडक्ट है, ये तो पॉजिटिव होगा, 1/p डेल्टा c अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू 1/q डेल्टा d अपॉन डेल्टा। समझ में आया? सेम चीजें, सेम चीजें। यहाँ पे भी भाई वही हो रहा था, यहाँ पे भी वही हो रहा था, लेकिन यहाँ पे स्टोइकोमेट्री क्या था? 1। तो 1/1 हम क्यों लिखे? 1/1 इज इक्वल टू 1 ही होता है, इसलिए हमने नहीं लिखा। नहीं तो सेम है, नहीं तो सेम है, नहीं तो ये पूरा सेम ही है। ओके क्या भाई? नहीं तो ये पूरा सेम ही है। ओके चलो एक इक्वेशन ले लेते हैं, दैट इज ठीक है, ये इक्वेशन ले लो। 4NH3 plus 5O2 gives NO। हाँ ठीक है, 4NO plus 6H2। ठीक है भाई, अभी इसकी रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन निकालो भाई। पहले तुम लोग निकालो, जल्दी जल्दी निकालो, 1 मिनट दे रही हूँ, जल्दी निकालो, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। चलो अभी मैं करती हूँ। ओके सो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी व्हाट भाई, जो मैंने बोला, माइनस इसकी स्टोइकोमेट्री कितना है? -1। हाँ -1/4 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T, ओके इज इक्वल टू -1/5 डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू +1/4 डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1/6 डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा T।
डन, क्लियर, यस, यस, क्लियर बेटा। अभी आप आराम से रेट ऑफ रिएक्शन निकाल पाओगे, कहीं पे भी अगर आपको पूछेगा निकाल पाओगे कि नहीं, बोलो यस और नो, जस्ट टेल मी यस और नो, बोलो बोलो, अभी निकाल पाओगे ना, कहीं पे भी बोलेगा, डन, क्लियर। अभी और एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज व्हाट, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ओके। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, मैं नेक्स्ट पेज में आपको समझा दूंगी, ठीक है। क्या भाई आए हम रेट ऑफ, पहले आते हैं, नहीं पहले इक्वेशन, इक्वेशन है a प्लस बी गिव सी, यहाँ पे 2 लिखते हैं, 3b gives 4, ओके, ओके, दिस इज द रिएक्शन। अब यहाँ पे अगर आपको आर ओ आर निकालना है तो आप करोगे -1/2 डेल्टा ए, डेल्टा ए, सॉरी क्या बोल रहे हो आप, कौन है जेटी गेमर, ठीक है, -12 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, और ये क्या होगा, -1/3 अपॉन, सॉरी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ये हमने पढ़ लिया आर ओ आर। अब मैंने क्या बोला, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, क्या बोला भाई, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ओके। देख, डिसअपियरेंस वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा, मतलब वो डिसअपियर हो रहा है, तो आप खुद बोलो, एक रिएक्शन हो रहा है, उसमें क्या डिसअपियर होता है, क्या खत्म हो जाता, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ही कम होता है, वो ही खत्म होता है, और फिर प्रोडक्ट फॉर्म होता है, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, प्रोडक्ट अपीयर होता है, राइट। तो हम प्रोडक्ट के लिए क्या बोलते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, ओके, ओके। अब देख, अगर आपको ये पूछ लिया कि भाई इस रिएक्शन में तुम हमको ये बताओ कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगा, क्या रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगा, राइट। हाँ, आपको पूछेगा कि रेट ऑफ, अब किसकी पूछेगा, सबको, सपोज आपको पूछ लिया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बताओ, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी बताओ, ओके, ओके, ये पूछ लिया, राइट। क्योंकि भाई डिसअपियर कौन होगा, रिएक्टेंट होगा, तो ऑब्वियसली उसका पूछेगा, अपीयर कौन होगा, सी होगा, तो यहाँ पे भी आपको पूछ लिया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी बताओ, ओके। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे ना, जैसे आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हो वैसे ही निकालना, लेकिन इस केस में स्टोइक्योमेट्री की कुछ भी काम नहीं है, क्या मैंने बोला, और एक बार ध्यान से सुनो, इस केस में स्टोइक्योमेट्री की कुछ भी काम नहीं है, क्लियर, नो यूज ऑफ स्टोइक्योमेट्री, मतलब अगर आपको बोलेगा कि, आपको बोलेगा कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बताओ, हाँ हाँ ये सब मिल जाएगा, हाँ हाँ हाँ, अरे आप कुछ भी कर रहे होगे, अगर आप मतलब कुछ भी, मतलब ये सब अगर कर रहे हो, बी फार्मा हो गया, अगर ये कर रहे हो, आपको मिल जाएगा, नॉट एन इश्यू। A2 - A1 अपॉन T2 - T1 कहाँ से आ गया, मैं एवरेज रेट थोड़ी पूछ रही हूँ, आप कहाँ चले गए जी आप, और जो भी मुझे पूछ रहे थे ये हो जाएगा, नॉट एन इश्यू, ओके, ठीक है। हाँ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या होगा, मैंने क्या बोला, स्टोइक्योमेट्री की कोई भी काम नहीं है, तो भाई यहाँ से स्टोइक्योमेट्री हटाओ, क्या लिखोगे, -डेल्टा A अपॉन डेल्टा टी, खत्म, यही होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ए। अब बोलेगा, पूछ रहा है आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, पूछ रहा है, राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, -डेल्टा B अपॉन डेल्टा टी, स्टोइक्योमेट्री के कुछ भी काम नहीं है,
अब बोला रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी पूछो, बोलो क्या, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा बी। डन, डन, समझ में आया? अगर डाउट है तो पूछो। यहाँ पे लिखो नो यूज ऑफ स्टोइकियोमेट्री। ओके, क्लियर, क्लियर, क्लियर। रेट ऑफ डिसअपेरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस क्लियर। हम इसको आरओडी भी लिखते हैं, जैसे उसको आरओआर लिखते थे, इसको आरओए भी बोलते हैं। ओके, क्लियर। चलो अभी तक ये सब चीज क्लियर होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तो बिना स्टोइकियोमेट्री की थी, चलो बहुत बढ़िया। तो जहां पे मतलब ये वन होगा, जहां पे वन होगा तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ डिसअपेरेंस के साथ सेम ही तो हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आर ओ आर क्या था, ए का, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, और यही तो होगा आर ओ डी, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए। और इसकी भी हो जाएगी आर ओ डी, इसकी हो जाएगी आर ओ ए, हाँ की ना, ये सेम है क्योंकि भाई इसकी स्टोइकियोमेट्री वन है, तो इसकी कुछ काम ही नहीं है, राइट। तो चलो अभी नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देख, इसमें अगर हम ऐसे सोचे तो एवरेज क्या होता है, आप अगर बोलोगे एवरेज को हम ऐसे निकालते हैं, ए टू जो जिया कुछ देर कुछ टाइम पहले उसने एक इक्वेशन लिखी थी, दैट वाज ए टू माइनस ए वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। हम किसी का भी एवरेज हो हम ऐसे निकालते हैं, हाँ कि ना, ऐसे निकालते हैं। तो ये हो जाता है, तो ये हो जाता है माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। क्या, ये हो जाता है माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, हाँ, फॉर अ लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, राइट, राइट। क्या हो जाता है भाई, फॉर अ लार्ज, रेट ऑफ रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा है बट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में नहीं। हाँ वही तो मैंने बोला। ओके, तो ये जो वैल्यू आता है, ये जो वैल्यू आता है, मुझे बोलो क्या यही है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, क्या यही है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, यस और नो। जो हमने ए टू माइनस ए वन अपॉन टी टू माइनस टी वन करा, ओके, उसकी जो रिजल्ट आया माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, क्या यही है हमारा आर ओ आर, जो हमने अब तक किया है यही तो था, यही तो था। मतलब बेटा जी अगर कहीं पे भी आपको पूछेगा ना, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ ये एंड मतलब एक रिएक्शन दे दिया, तो आप जैसे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे थे, सिंपली वैसे ही आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी निकालोगे। डन, समझ में आया? और ये डेल्टा टी है, मतलब फॉर अ लार्ज इंटरवल टाइम ऑफ टाइम, ओके, क्या, फॉर, इसको मेंशन करो, फॉर अ लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली अब क्या आ गया, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना, दैट इज फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब हम क्या करते हैं, डेल्टा, मैंने आपको ये ऑलरेडी बोला था, डेल्टा हम कहाँ यूज करते हैं, फॉर अ लास्ट टाइम, या फिजिक्स में भी पढ़े होगे। लेकिन जब स्मॉल के टाइम आता है तब हम क्या बोलते हैं, टीटी, टीटी। सेम है, सेम है। फॉर एग्जाम्पल आपको इंस्टेंटेनियस रेट में बोला है 2a प्लस 3b गिव्स व्हाट, 4c। ओके, आपको यहाँ पे बोला है भाई तुम निकालो इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस आर ओ आर। ओके, तो आप यहाँ पे जैसे आर ओ आर निकालते थे नॉर्मली वैसे ही निकालोगे, माइनस हाफ, बस डेल्टा टी के बदले में या फिर डेल्टा ए के बदले में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, हाँ स्टोइकियोमेट्री आएगा। स्टोइक, इसीलिए तो मैंने बोला आर ओ आर लिखोगे। स्टोइकियोमेट्री बस एक ही केस में नहीं आएगा, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। समझ में आया? और सब में आएगा, और सब में आएगा। और ये जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है और जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी तो रेट ऑफ रिएक्शन ही है ना बेटा जी, हाँ कि ना, ये बस टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है, बट आफ्टर ऑल दिस आर ओनली रेट ऑफ रिएक्शंस। तो ये तो सेम ही होंगे रेट ऑफ रिएक्शन, बस इसके नाम अलग अलग है, इसके नाम बस अलग अलग है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम जैसे आर ओ आर निकालते थे सेम डेल्टा टी यूज करते हैं, यहाँ पे बस थोड़ी चेंज है, दैट इज क्या, स्मॉल इंस्टेंट के लिए, मतलब इंस्टेंट टाइम के लिए हम यूज करते हैं, तो स्मॉल टाइम के लिए यूज करते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस हाफ डी ए अपॉन डी। देखो मैंने यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री यूज किया, यहाँ पे मैंने स्टोइकियोमेट्री यूज किया। सिमिलरली हो जाएगा माइनस वन बाई थ्री डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू वन बाई फोर डी सी अपॉन डी। पता चला, पता चला भाई, पता चला ये।
सिमिलरली अगर सपोज आपको यहाँ पे भी एवरेज में बोलता 2a+3b गिव्स 4c, यहाँ पे तुम एवरेज ROR निकालो तो क्या करते, तो तुम क्या करते, सेम -1/2, बस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा। क्लियर? टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्लियर? क्लियर। और आप सबको पता होगा हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ते हैं, यस और नो? वहां पे इंस्टेंटेनियस जब आता है तब हम क्या निकालते हैं, tan थीटा निकालते हैं, यस और नो? ऐसे होता है ना आपकी, कुछ ऐसे होता है, यस सॉरी मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे करो, ऐसे ऐसे, हम्म, ऐसे ऐसे सपोज है, तो आप यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करते हो, यस और नो? एक टैंजेंट ड्रॉ करते हो, फिर आपको अगर पूछेगा ये क्या होता है, स्लोप होता है, राइट? ये क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, हाँ कि ना? तो इस वाले थीटा को आप लेते हो, ये वाला नहीं, ये तो आप सबको पता ही होगा यार, फिजिक्स में सब कुछ आपने पढ़ा है। यही तो होता है, यही तो होता है। समझ में आया? डन, डन। नेक्स्ट चले, बोलो भाई चले, चलो। क्योंकि मैंने यहाँ पे दिया, देखो चलो ठीक है, ये अगर आपने पूछ लिया तो फिर इसकी ग्राफ भी समझा देती हूँ, इसकी ग्राफ भी मैं समझा देती हूँ। देखो, एक होता है क्या, रिएक्टेंट की फॉर्मेशन, एक होता है सॉरी रिएक्टेंट की डिसअपियरेंस, एक होता है क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट की अपीयरेंस। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली हाँ मैंने यहाँ पे एक चीज मेंशन नहीं किया, इसलिए आप डाउट में, ये है ए, मतलब ए मतलब मैं इसकी ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में ड्रॉ कर रही थी, तो ये हो जाएगा dA/dt विच इज इक्वल टू स्लोप, और ये है थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। समझ में आया? तो अभी एक डायग्राम एक ग्राफ और कर देती हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज ओके, ये है रिएक्टेंट, ये है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे जाता है, ऐसे, हाँ कि ना, ऐसे। और प्रोडक्ट कैसे जाता है, वो तो अपीयर करता है, वो तो फॉर्म करता है, तो प्रोडक्ट कैसे जाएगा, ऐसे, ऐसे, यस, यस। तो इन केस ऑफ प्रोडक्ट वो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे मैं सी लिखती, क्या लिखती भाई, सी लिखती, तो उसमें क्या हो जाता, वहां पे एक इंक्रीजिंग स्लोप बनता। समझ में आया? इन केस ऑफ प्रोडक्ट वो क्या होता, एक इंक्रीजिंग स्लोप बनता, यस। लेकिन यहाँ पे मैंने ए लिया है, 2a, ए इज व्हाट, ए तो रिएक्टेंट है, यहाँ पे स्लोप मैंने ऐसे लिया है, मतलब सॉरी यहाँ पे ग्राफ मैंने ऐसे लिया है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। डन, ये समझ में आ गया? आ गया एवरीवन? ग्राफ समझ में आ गया भाई? ग्राफ में कुछ नहीं है, समझ में आया या नहीं? अगर नहीं आया तो और एक बार पूछ सकते हो, बोलो। डन, चलो ठीक है, ठीक है, हो गया। ओके, सो वी केम टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में आ गए, क्वेश्चन भी करेंगे क्या, हाँ ये लो भाई क्वेश्चन आ गया आपके सामने, यही तो रहा क्वेश्चन, और क्या चाहिए। हम्म, क्या दिया है, N2+3S2 gives 2NH3, ठीक है भाई, हमारे पास रिएक्शन है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 moles ऑफ N2 डिसअपियर, ये देखो क्या बोला है, 2 मोल ऑफ N2 डिसअपियर हो रहा है इन 1 मिनट, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज 1 लीटर, फाइंड ROD मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, हम तुम्हारी बातें मानेंगे। हाँ, इससे पहले मैं और एक चीज करवा देती हूँ, रुको, दैट इज यूनिट। क्या भाई, यूनिट, रुको मैं कहीं पे लिखी हूँ क्या, नहीं, चलो ठीक है। हाँ, क्या भाई, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है वो पहले जानो, यूनिट ऑफ ROR क्या है, यूनिट ऑफ ROR, तो जो यूनिट होता है आप खुद बोलो क्या था, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी था। ओके, तो इसको हम नॉर्मल लेते हैं क्या, मोल अपॉन लीटर अपॉन टाइम, तो क्या हो जाएगा इसकी यूनिट, बोलो खुद बोलो, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, यस।
यस, सिमिलरली जो था हमारा प्रेशर, प्रेशर के लिए क्या हो जाएगा, प्रेशर के लिए क्या हो जाएगा, एटीएम का टाइम। बस, समझ में आया? यूनिट इतना ही है। इसको सेकंड कर लो। ओके, बस ये यूनिट याद रखो। हाँ, एटीएम का टाइम। ठीक है, ठीक है, चलो, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। क्या बोला है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 moles ऑफ N2 डिसअपियर इन 1 minute, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज, ओके, पहले हमें बोला है ROR निकालने के लिए, ठीक है, ठीक है। क्या बोला है, 2 moles N2 डिसअपियर हो रहे हैं। HR ऑर्डर की अलग अलग होती है, HR मतलब आवर, या क्या बोल रहे हो? चलो ठीक है, हम निकालते हैं डेल्टा। हमें क्या बोला है, डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी माइनस इज इक्वल टू क्या दिया है, हर, अच्छा मैम, पर हर ऑर्डर की अलग अलग होती है क्या, अलग अलग हो सकती है, यस, यस, वो हम आगे पढ़ेंगे, वो हम जब ऑर्डर आएगा तब पढ़ेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे वो आगे है, अभी उसको मत घुसाओ इसके अंदर, अभी मत घुसाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप नहीं होगे तो बाकी बच्चे हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज बेटर कि हम जब ऑर्डर पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी वो वाला पार्ट। ठीक है, चलो। तो क्या बोला है भाई, 2 moles N2 डिसअपियर हो रहे हैं 1 मिनट में। ठीक है, अरे सॉरी बोलने की क्या बात है, डोंट से सॉरी। चलो ठीक है, माइनस 2 moles कंसंट्रेशन है अपॉन, क्या है भाई, क्या हमने पढ़ा था, मोल अपॉन लीटर अपॉन टाइम पढ़ा था कि नहीं, इसलिए तो मैंने अभी ये पढ़ाया, पढ़ा था, तो चलो मोल्स लिखा, अपॉन हमें क्या दिया है, वॉल्यूम लीटर, 1 बाय क्या दिया है, 1 मिनट, इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लो, दैट इज 60, दैट इज 60। तो इसको अगर कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा, 1 - 1/30, क्या आ जाएगा, -1/30 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इतना आ गया कि नहीं, हमारे क्वेश्चन में गिवन था 2 moles डिसअपियर हो रहे हैं, टाइम 1 मिनट था, वॉल्यूम इतना था, उसमें से क्या हमें डेल्टा एन को बाय डेल्टा टी पता चल गया, यस, पता चल गया। चलो अभी आर ओ आर निकालते हैं, आर ओ आर निकालते हैं। आर ओ आर इज इक्वल टू, इस रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एन टू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। यस, क्या हमें ऑलरेडी N2 बाय डेल्टा टी की वैल्यू आ गई है, मतलब पता चल गया है, तो आर ओ आर क्या हो जाएगा, आर ओ आर क्या हो जाएगा, बोलो, आर ओ आर क्या हो जाएगा, लिखो, आर ओ आर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन टू अपॉन डेल्टा टी। सो डेल्टा एन टू और डेल्टा टी के बदले में -1 × -1/30 रखो, विच इज 1/30। इसीलिए मैंने बोला था कि जब भी किसी ए का मतलब किसी रिएक्टेंट की अगर आपने वैल्यू निकाल दिया, जैसे हमने ये निकाला, कितना निकाला हमने, -1/30, यहाँ पे हमने माइनस रखा था इसलिए तो वो पॉजिटिव आया, इसीलिए तो वो पॉजिटिव आया, हाँ कि ना, हाँ कि ना, समझ में आया, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन पता चला, समझ में आया, यस और नो, बोलो, डन, डन। अब हमें क्या पूछा है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 निकाल, ठीक है, ठीक है भाई, हम अभी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 निकालते हैं, चलो भाई निकालते हैं, चलो निकालते हैं, ROD ऑफ H2 क्या होगा, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, लिखो, डेल्टा नहीं, देखो हम ऐसे निकालते हैं, क्या हमें यहां से पता चला, -1/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन विच इज 1/30, हाँ कि ना, विच इज 1/30, चलो निकालते हैं, चलो निकालते हैं, -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू व्हाट, 1/30, यस, तो हमें यही तो होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, यस और नो, सो डेल्टा H अपॉन डेल्टा टी विल बी व्हाट, 1/30, ऊपर चला जाएगा 3, दिस विल बी 1/10। जो जो अभी गलत बोले, गलत बोल रहे थे ना सारे,
मोल, लेटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। रेट ऑफ डिसअपियरेंस आ गया 1/10, क्योंकि यही तो होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। यस। अब क्या पूछा है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 पूछा है ना। तो क्या भाई, निकालते हैं NH3 1/2 NH3, 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन व्हाट, अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू व्हाट, 1/30। तो यही तो होता है रेट ऑफ अपीयरेंस, होता है कि नहीं? डेल्टा NH3 बाय डेल्टा T इज इक्वल टू, ऊपर चला जाएगा 2/30, मतलब 1/15। अच्छा, मिनट में निकाले थे, चलो ठीक है। मोल, एवरीवन क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे फिर। नहीं, और एक इंस्टैंटेनियस वाला क्वेश्चन करेंगे एंड देन चलेंगे। बोलो भाई, सब क्लियर हो या नहीं? क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। दैट इज क्वेश्चन ऑन दिस। ओके, 2p plus 3q gives r, find ROR, RO and rate of appearance of r। okay, this is a product। तो देख लो, ग्राफ में आपको दिया है, ये q है, मतलब रिएक्टेंट की ग्राफ दिया है। ओके, टाइम एंड ऐसे आपकी जो ग्राफ है, दिस इज दिस। ओके, सो यू कैन से कि भाई ऐसे जा रहा है हमारा जो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, वो रिएक्टेंट हो रहा होगा, वो तो ऐसे हो रहा होगा, ऐसे कुछ हो रहा होगा ना, इसलिए उसकी स्लोप ऐसे बनी है, इसीलिए उसकी स्लोप ऐसे बनी है। यस। यस। तो भाई अब तो हमें इतना पता है, ऐसे क्वेश्चन नीट में नहीं आते, तो भाई आपको प्रैक्टिस करने में क्या प्रॉब्लम है? बस PYQs ही कर लो, नीट हो जाएगी सिलेक्शन। जैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी तो करेंगे ना, और वो भी तो देते हैं ना हम लोग क्वेश्चंस, और फिर उसके लिए एक अलग क्लासेस होती है, राइट? तो चलो ठीक है। हाँ, इसकी जो ये ना हमें 45 डिग्री गिवन थी। ओके, मैंने ये नहीं लिखा है यहाँ पे, 45 डिग्री थी, मतलब ओके। तो फिर क्या मैंने आपको बोला था, tan थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 135 डिग्री। ये कितना हो जाएगा भाई 135 डिग्री। चलो ठीक है, सबसे पहले ROR लिखते हैं। ओके, ROR लिखते हैं, -12 dp अपॉन dt इज इक्वल टू -1/3 dq अपॉन dt इज इक्वल टू 1/1, मतलब आप इसको सिंपली छोड़ दो ऐसे। ओके, dr अपॉन dt, dr अपॉन dt। ओके, ये वाला जो ग्राफ है, ये किसकी ग्राफ है? dq अपॉन dt की। यस, dq अपॉन dt की, dq अपॉन dt विल बी व्हाट, tan थीटा, tan 135 डिग्री विच इज -1, विच इज -1, -1। तो अभी आप मुझे बोलो, क्या आप अभी ROR निकाल पाओगे? यस और नो, बोलो। तो आपको यहां से पता चला dq अपॉन dt इज व्हाट, -1। ठीक है भाई। यस। यस। हाँ ठीक है। तो यहां से अगर हम ROR निकाले, ROR इज इक्वल टू -1/3 dq अपॉन dt। सो dq अपॉन dt के बदले में क्या लिखोगे? -1 लिखो, -1 लिखो। यस, 1/3 इंटू -1 इज इक्वल टू 1/3। ओके। ओके, सिलेबस नहीं बढ़ेगा। आप शायद आप आज फर्स्ट टाइम क्लास कर रहे हो, हमारा हर चैप्टर 3 क्लासेस में ही खत्म हो जाता है, पूछो स्टूडेंट्स को। ओके, आस्क एवरीवन, 3 क्लासेस में खत्म होता है हमारा सारे चैप्टर। अभी तक सारे चैप्टर्स, मैक्सिमम आईने की फिल्म में 4 चैप्टर तक गया है। ओके। ओके, आ गया ROR। अभी हमें क्या पूछा है? ROA। ROA भाई निकालो, निकालो, ROA निकालो, dr अपॉन dt, dr अपॉन dt, ये तो वही हो जाएगा, 1/3 ही होगा। ओके। ओके, या डन। नेक्स्ट टॉपिक में चले, नेक्स्ट टॉपिक में चले। 9 बज गए भाई, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। रेट लो, चले। ओके, लेट्स गो।
हाँ, अभी आ गया क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। क्या आ गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, नेचर ऑफ रिएक्टेंट में होता है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। इसमें बस आप इतनी याद रखो कि गैस की सबसे ज्यादा रिएक्शन होती है, मतलब आप बोल सकते हो कि जितना इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, उतनी ज्यादा कॉलिजन होती है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। ओके, so you can write solid is less than liquid than gas. Okay, ओके बेटा जी। अभी बोला है फिजिकल साइज ऑफ पार्टिकल्स इफ रिएक्टेंट इज सॉलिड, मतलब फिजिकल साइज के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन में वो कैसे अफेक्ट करेगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज, अभी तो अगर आप देखोगे तो फिजिकल साइज के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या, इनवर्सली, फिजिकल साइज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, सरफेस एरिया। क्या भाई, सरफेस एरिया। क्या, सरफेस एरिया। ओके, ओके। अब देखो एक चीज मैं आपको बोलूंगी, केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट में यहाँ पे एक टर्म आता है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए अभी बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम एक्टिवेशन एनर्जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये अच्छे तरीके से लास्ट क्लास जब होगी, थर्ड क्लास, उस दिन हम पढ़ेंगे। ओके, एरेनियस इक्वेशन के साथ। ओके, ओके। तो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बस इतना जानो। क्या जानोगे, कि भाई एक रिएक्शन में ना रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग होती है। तो जिस रिएक्शन की लेस एक्टिवेशन एनर्जी होगी, क्या, लेस एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ओके, तो उसकी क्या होगी, जो रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी होगी, मतलब रेट विल बी फास्टर, रेट विल बी फास्टर। ओके, अब ये बस आप अभी याद रखो, इसके बारे में अच्छे तरीके से हम थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरओ। ओके, ये भाई सीधा लिखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरओ, खत्म, खत्म। अब प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में भी मैं आपको समझा दूंगी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, लेकिन फिर से और डिटेल में हम लास्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, देखो कैटलिस्ट जो होता है वो किसमें काम करता है, आइदर रिएक्शन को बढ़ाने में या फिर कम करने में। लेकिन हमारे सिलेबस में हम नॉर्मली पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में ही पढ़ते हैं, मतलब जो रिएक्शन को फास्ट करता है। क्या, जो रिएक्शन को फास्ट करता है। सो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कैसे हेल्प करता है, सी आई टेल यू। आप सबने, आपका बायो में बायोमोलिक्यूल्स हो गया, क्लास 11th बायो में, बताओ। हो गया, चलो। इसमें भी क्या होता है, जो ई ए, नहीं हुआ, चलो ठीक है, ठीक है, नहीं हुआ, कोई ना, कोई ना, कोई ना, कोई ना, आप पढ़ोगे, पढ़ोगे। एक्टिवेशन एनर्जी को हम ऐसे लिखते हैं, ई ए, हमने जस्ट अभी पढ़ा। सिमिलरली जब कैटलिस्ट के टाइम में भी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी, मैं एक ग्राफ में बताती हूँ, एंड ये सेम ग्राफ आप बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ने वाले हो, बायो में। ओके, देख, ये नॉर्मल तो होता है एक एक्सोथर्मिक का। ओके, वहां पे सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट प्रोडक्ट पढ़ते हैं, यहाँ पे हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ओके, ये होता है रिएक्टेंट, ये होता है प्रोडक्ट। ओके, ये होता है एक ट्रांजिशन स्टेट। क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट, ये वहां पे आप देखोगे, कुछ इसकी टेंशन मत लो। तो देखो, इतना जो होता है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, इसी को हम बोलते हैं क्या भाई, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, बट दिस इज विदाउट कैटलिस्ट, ये मार्क करो, इसमें कैटलिस्ट अभी तक आपने रखा नहीं है। लेकिन जब आपने कैटलिस्ट रखा, क्या, जब आपने कैटलिस्ट रखा, वो जो रिएक्टेंट है वो ऐसे जाएगा, ऐसे, ऐसे, मतलब देखो प्रोडक्ट की तरफ तो जा रहा है, बट आप खुद देखो कितना जल्दी हो रहा है, कितना जल्दी हो रहा है। तो अब ये जो बना, दिस इज ऑल्सो व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी, बट विथ कैटलिस्ट। क्या, विथ कैटलिस्ट, समझे। इसलिए बोला, यहाँ पे क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया, यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुआ, कम हो गया, तो रेट बढ़ गया। मतलब रिएक्टेंट जितना टाइम ले रहा था पहले प्रोडक्ट बनने में, अब क्या वो कम टाइम ले रहा है, यस और नो, कम टाइम ले रहा है ना, बोलो। अरे बोलो बेटा। हाँ, चलो ठीक है, बस यही काम है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, और उसमें एक ही कंडीशन होती है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। ट्रस्ट में, यही सेम ग्राफ अब बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ने वाले, सेम ग्राफ। ओके,
चलो अब क्या आ गया, एक्सपोजर टू रेडिएशन। एक्सपोजर टू रेडिएशन ये बड़ी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगी। कभी कभी क्या होता है जब उसमें रेडिएशन होती है या फिर आप हम उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, ओके, जब रेडिएशन आ जाता है तब रिएक्शन जल्दी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल H2Cl2 gives what? 2HCl। ये एक वेरी स्लो रिएक्शन है। क्या भाई? वेरी स्लो रिएक्शन है। लेकिन हम अगर इसमें रेडिएशन ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? रेडिएशन मतलब हम क्या ऐड करेंगे? फोटोन ऐड करेंगे, दैट इज H तो ये भाई एक्सप्लोजिव हो जाएगी। क्या? एक्सप्लोजिव हो जाएगी। ओके, तो इसकी रेट बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? इसकी रेट बढ़ जाएगी। मतलब आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो रेडिएशन इंक्रीज होगा या फिर रेडिएशन ऐड करोगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका मतलब वही है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी बढ़ रहा है, दैट मीन्स रेट भी बढ़ेगा। क्लियर? बोलो। इस रिएक्शन में देखो ना, इसमें HNO नहीं था, मतलब फोटोन नहीं था, या फोटोन है भाई, वो एक्सप्लोजिव हो गया। ओके ओके, बोलो भाई, हो गया? ठीक, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज प्रेशर। ओके, प्रेशर नेग्लिजिबल है सॉलिड एंड लिक्विड के केस में। लिक्विड एंड सॉलिड के केस में नेग्लिजिबल है, बट इफ गैस, देन अगर प्रेशर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। खत्म। खत्म। इफ गैस, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। दैट्स इट। दैट्स इट। अब टेम्परेचर में ना दो चीज आती है, एक होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, एक होता है एरेनियस थ्योरी। ये दोनों हम लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, मतलब लास्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्या? लास्ट क्लास में पढ़ेंगे। समझे? समझे? ओके, डन। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा भाई? टेम्परेचर एक तो हो रहा है क्या? टेम्परेचर कोफिशिएंट, एक आएगा क्या? एरहेनियस थ्योरी। ओके, एक आएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट, एक आएगा अरहेनियस थ्योरी। ठीक है, ये दोनों हम लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, मतलब लास्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना हमें पता चलना चाहिए कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अभी के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट। और जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट के बारे में मैंने बोला, और उसके बारे में बोला क्या, रेनियर्स थ्योरी के बारे में, वो हम क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक में चले, रेट लो। बोलो। चले क्या? और 3-4 टॉपिक बाकी है भाई। चलो आगे हम कहा, रेट लॉ में एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन। एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन देखो, ये जो होता है ना रेट लॉ, ये एक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? एक्सप्रेशन, और उसी को हम बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। RLE, यही बोलते हैं उसको। ओके, सो ये हमें कभी ऐसे नहीं पता चल जाता, वो हमें आराम से एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलता है। कभी भी अगर हम कहीं पे भी रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, या पता होना चाहिए कि वो एक्सपेरिमेंट से ही आया है। कहां से आया है? एक्सपेरिमेंट से ही आया है। ओके, तो देखो क्या लिखा है, experimental expression of rate of reaction in terms of concentration of reactants is called rate law। क्या है भाई? rate law। फॉर एग्जाम्पल, चलो फॉर एग्जाम्पल देखो, 2A प्लस बी गिव्स यू व्हाट? प्रोडक्ट। क्या देता है भाई? 2A प्लस बी गिव्स यू व्हाट? प्रोडक्ट। ठीक है, सपोज मैंने बोला कि भाई यहाँ पे जो A है वो डबल हो गया। ओके, क्या है? A जो है डबल हो गया। ओके, तो इस केस में क्या होगा? देखो, ए, अगर मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, हाँ रुको, सबसे पहले ना मैं इसकी रेट लॉ लिख देती हूँ। क्या लिखूंगी भाई? रेट लॉ लिख। फॉर एग्जाम्पल, नहीं नहीं नहीं, अभी एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं। मैंने क्या बोला? ये डबल हो गया। क्या बोला? ये डबल हो गया। सो ए, ये क्या हो गया? डबल हो गया। इसकी पावर एक्स ले लेते हैं। अभी क्या है? इसकी पावर एक्स ले लेते हैं। और अगर ये डबल हुआ तो ये हमें बोल रहा है कि भाई जब ए डबल हुआ तो ये 8 टाइम्स फॉर्म हो रहा है, या फिर बोलेगा अगर बी ट्रिपल हुआ तो फिर वो 4 टाइम्स मतलब फॉर्म हो रहा है। तो सुनो, ये चीज, चलो, ये चीज जो होता है ना, ये ओवरऑल कैसे होता है, ये आपको तभी पता चलता है जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो। अब ये मत बोलना कि दीदी ने तुक्का लगा दिया, एक्सपेरिमेंट से पता चला। मैंने बोला एक्सपेरिमेंट से पता चला, ये आपको मानना होगा, ये आपको मानना होगा। चलो अभी के लिए हम ये करते हैं।
अभी के लिए हम ये करते हैं ए प्लस बी गिव्स यू व्हाट सी। ओके ओके। सो कभी भी अगर रेट आपको पूछेगा तो आप बोलोगे रेट इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एक्स बी वाई। क्या? ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। क्योंकि ये जो x है ये कुछ भी हो सकता है, जो y है वो भी कुछ भी हो सकता है। क्या भाई? जो x है वो कुछ भी हो सकता है, जो y है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल जो मैं तब बता रही थी, फॉर एग्जाम्पल आपको बोला कि a की कंसंट्रेशन डबल हो गई है, और a की कंसंट्रेशन अगर डबल हो रही है तो फिर आर ओ आर भी डबल हो रही है। ओके, आर ओ आर भी डबल हो रही है, समझे? तो भाई आर ओ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, लेकिन यहाँ पे आपको ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर ये डबल हो रही है, टू हो रही है, तो ये हो जाएगी वन। मतलब टू टू द पावर वन इज इक्वल टू टू। यस और नो? हाँ, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ही है, एक्स एंड वाई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। या फिर सपोज आपको बोलेगा कि भाई बी डबल हो रही है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 टाइम्स इंक्रीज करे, 4 टाइम्स इंक्रीज करे, तो उस केस में क्या हो जाएगा? आर ओ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। ये हो जाएगा टू, हाँ कि ना? टू बढ़ रहा है ना, तो टू टू द पावर टू फोर आएगा। यस यस। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, जो एक्स एंड वाई ये कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा? सिर्फ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से पता चलेगा। ओके ओके। सो इसकी एक रिलेशन होती है, दैट इज आप याद रखो के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। बस ये है रेट लॉ एक्सप्रेशन। दिस इज व्हाट? रेट लॉ एक्सप्रेशन, आर एल। ओके ओके जी, ओके बेटा जी, समझ में आया? अभी अभी कंफ्यूजन दूर हुई? इसलिए मैंने बोला हम उसको ओवरऑल एक्स लिख लिए, ओवरऑल वाई लिख लिए। कभी में हमें क्या वैल्यू आया? ए का वैल्यू कभी वन आ रहा था, बी का वैल्यू फोर आ रहा था, टू आया। कभी ए का वैल्यू टू आ जाएगा, मतलब ए का वैल्यू मतलब ए का पावर का वैल्यू, बी के पावर की वैल्यू थ्री आ जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है, और वो हमें कहाँ से पता चलता है? एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। इसलिए हमने उसे ओवरऑली एक्स एंड वाई ही कंसिडर। ठीक है, अभी चलते हैं रेट कांस्टेंट। भाई रेट कांस्टेंट क्या है? देखो, जो हमने लिखा ना, आर इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, सॉरी, के ए टू द पावर एक्स बी ए टू द पावर वाई, यही होता है रेट कांस्टेंट। क्या है? यही होता है रेट कांस्टेंट। डन, यही होता है रेट कांस्टेंट। समझ में आया? आया? आपको अगर याद होगा हम लॉ ऑफ मास एक्शन जब पढ़ रहे थे, चलो जो जो जिन्होंने नहीं पढ़ा कंफ्यूज मत होना, जब हम तब पढ़ रहे थे तो वहां पे एक सपोज रिएक्शन है N1A प्लस N2B गिव्स N3C। तो वहां पे हम ले रहे थे ए की स्टोइकियोमेट्री N1, बी की पावर उसकी स्टोइकियोमेट्री लग रही थी N2, और वहां पे क्या आ रहा था? वहां पे वही था रेट कांस्टेंट। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। ओके ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। इसकी यूनिट जान लेते हैं, इसकी यूनिट जान लेते हैं। अब अगर इतना सब कुछ पता चल गया तो भाई इसकी यूनिट भी जान लेंगे। ठीक है, इसकी यूनिट लिखो, इसकी यूनिट लिखो, इसकी यूनिट लिखो। अब यूनिट ऑफ के क्या आता है? इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे, हम उसके बाद पढ़ेंगे शायद, इसके बाद ऑर्डर ऑफ द। अच्छा ठीक है भाई, इसके बाद मैंने हेडिंग दिया है यूनिट, तो क्यों वहां पे करें? ठीक है, चलो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हमें निकालना है। ओके, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हमें निकालना है। के इज इक्वल टू, क्या मैं लिख सकती हूँ? आर ओ आर अपॉन ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई, लिख सकती हूँ। देखो, आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई, यही होता है रेट कांस्टेंट। सो के इज इक्वल टू, मैं इतना लिख सकती हूँ। क्या मुझे आर ओ आर की यूनिट पता है? मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स अपॉन ए कंसेंट्रेशन है, मोल अपॉन लीटर का एक्स, ये क्या होगा? मोल अपॉन लीटर वाई। ओके यस,
तो ये कितना हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स एस इनवर्स मोल एक्स प्लस वाई। ये चीज याद रखो, जो एक्स प्लस वाई होती है ना, इसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, वो इसके बाद पढ़ेंगे, बस अभी के लिए याद रखो ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इसको हम एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन। ओके, तो मैं इसको ओवरऑल यही लिखूंगी कि मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स मोल पर लीटर एन। कैन आई राइट दिस, यस और नो? हाँ, हाँ कि ना, बोलो भाई। कर सकते हैं। तो भाई ये हो जाएगा मोल अपॉन लीटर 1 - n s टू द पावर माइनस, बस यही है इसकी यूनिट। ओके, ओके, ओके। अगर प्रेशर में होगा तो क्या दिया होगा, ये तो कंसंट्रेशन की होगी। इन केस ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा, ATM 1 - n ऐसे बस। डन, डन। ये यूनिट बस याद रखना है आपको, ओके, यूनिट याद रखना है, क्योंकि यूनिट की काम है आगे। कोई मुझे पूछ रहा था ना कि ऑर्डर कैसे पता चलेगा, क्या होगा, बस वही है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या दिया है, इफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड, ठीक है भाई, ए की कंसेंट्रेशन डबल हो रही है, रेट वहां पे हो रहा है 8, मतलब 8 टाइम्स, द कंसेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, देन रेट बिकम्स 32 टाइम्स, राइट द रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या दिया है, ए डबल हो रहा है, मतलब 2a टू द पावर x इज इक्वल टू वो बन रहा है 8, तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसे ही कर लेती हूँ 8, x कितना आ जाएगा 3, x कितना आएगा, x आ जाएगा 3, हाँ की ना। चलो इसको सॉल्व कर लेती हूँ, 2x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3, x कितना आ गया 3, यस, यस। सिमिलरली बी, बी के लिए क्या बोला है, बी भी डबल हो रहा है, ठीक है भाई, बी भी डबल हो रहा है, इसको y ले लेते हैं, देन इट बिकम्स 32, ठीक है, ठीक है भाई, तुम 32 बनो, तुम्हें क्या लगता है हम नहीं निकाल पाएंगे, देखो, देखो, y कितना आ गया, 5। तो आप मुझे बोलो अभी रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन क्या होगा, हमने तो निकाल दिए सब कुछ, सब कुछ निकाल दिए, तो रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन क्या होगा, r इज इक्वल टू k a टू द पावर 3 b टू द पावर 5, खत्म, खत्म। समझ में आया, कितना इजी क्वेश्चन है भाई, कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज ऑर्डर्स ऑफ द रिएक्शन। जो मैंने, the sum of powers of concentration of reactant in rate law expression is known as order of reaction। मतलब अगर R is equal to K A to the power X B to the power Y, ये क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन है, तो X plus Y is equal to what, N, this is order of the reaction, this is what, order of the reaction, order, ओके। चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो सेकंड ऑर्डर हो, वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, एन, ओके, ओके। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, ऑब्वियसली अगर एक्स एक्सपेरिमेंटल है, वाई एक्सपेरिमेंटल है, तो ऑर्डर भी तो एक्सपेरिमेंट से ही आएगा, हाँ कि ना, आएगा कि नहीं, बोलो। ये जो एक्स है, ये एक्स जो है ये क्या है, ये ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, order of reaction with respect to x। Similarly, y क्या है, order of reaction with respect to y। और जो x plus y है, that is the overall order। क्या है भाई, जो x plus y है, जो x plus y है, that is the overall order, okay, overall order। इसको थोड़ा क्लियरली मैं लिख देती हूँ, नहीं तो पता नहीं क्या समझ में आ रहा, order of reaction with respect to a, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू, और ये क्या है, ओवरऑल ऑर्डर। और पता है, जो मुझे पूछ रहे थे, तभी कोई बच्चा पूछ रहा था ना
चलो अभी मैं बता देती हूँ। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ना हमारी यूनिट चेंज होती है, हमारी यूनिट चेंज होती है। ये लिख लो अब। चलो ये नेक्स्ट पेज में बताता हूँ, एक दूसरी पेज करके। यहाँ पे लिखो ऑर्डर, क्या लिखो, ऑर्डर, ऑर्डर, ओके। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर 7 होगा। कहाँ पे, हाँ जी, यस यस यस। हम वो सब नहीं पढ़ते ना, हम जीरो पढ़ते हैं, फर्स्ट पढ़ते हैं, सेकंड पढ़ते हैं, खत्म। कभी कभी थर्ड भी जाते हैं। ओके, वो 7th 8th 9th 16 वो सब मत जाओ, मत जाओ भाई। ओके, सेकंड, दिस इज जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, हाँ जो भी है उसको छोड़ो, सेकंड ऑर्डर। ओके, इसकी यूनिट ना उसी के अकॉर्डिंग हो जाती है। ओके, ये तो रहेगा मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो सिर्फ सेकंड इनवर्स रहता है, सिर्फ सेकंड इनवर्स रहता है। और ये हो जाता है मोल पर लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ये तीनों याद रख, या ये तीनों बस याद रख लो, मैं तो बोलूंगी याद रख लो, क्योंकि कभी कभी ना रिएक्शन ऐसे पूछ देता है, और उसकी यूनिट जब आप देख जाओगे ना कि एस टू द पावर -1 है, आंख बंद करके ऑप्शन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब टिक करो, सर्कल करोगे, खत्म। ओके, 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 मैकेनिज्म में चले, मैकेनिज्म में चले, चले मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन में। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में दो टाइप्स ऑफ रिएक्शन आता है, एक एलिमेंट्री, एक क्या, कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक ही स्टेप में वो रिएक्शन हो रहा है। ए प्लस बी गिव सी। आप बोलोगे कैसे पता चला, भाई पता चला, जाओ क्या करो। ओके, ओके, the reaction which complete in single step order is equal to the sum of stoichiometric coefficient of the reaction. ओके, ओके जी, ओके जी, बस यही होता है। और इसकी अगर आपको आर निकालना है, के ए बी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के नैवज में एलिमेंट्री, और एलिमेंट्री रिएक्शन फ्रैक्शनल ऑर्डर इज नॉट पॉसिबल, ये याद। ओके, बस इतना याद रखो, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन, खत्म। और इसी को लेके हम आगे मॉलिक्यूलरिटी भी पढ़ने वाले हैं। ओके, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन इतनी होगी, बस उसकी रेट ऑफ रिएक्शन इतनी होगी। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो, अभी तक कहीं पे भी स्टोइकियोमेट्री, अगर फॉर एग्जांपल दिस इज 2a प्लस बी गिव्स 3c, ओके, अगर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन, अगर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या आया है, सॉरी के आया है क्या, a टू द पावर 2 b टू द पावर 1, तो ये हो गया एलिमेंट्री रिएक्शन। कैसे पता चला, क्योंकि a की स्टोइकियोमेट्री में 2 है और उसकी पावर में 2 है, b की स्टोइकियोमेट्री में 1 है, इसकी पावर में 1। ऐसे पता चलता है आपको एलिमेंट्री रिएक्शन, अगर उसकी स्टोइकियोमेट्री में जो होगा वही अगर उसकी पावर में होगा तो वो होता है एलिमेंट्री रिएक्शन। अब ये मत बोलना कि ये लिखा है इसलिए मैंने लिखा, नहीं, ये भी एक्सपेरिमेंट से ही आया। ये जो यहाँ पे वैल्यू 2, यहाँ पे वैल्यू 1, ये भी एक्सपेरिमेंट से ही आया। जब भी एक्सपेरिमेंट से उसकी स्टोइकियोमेट्री के साथ सेम हो जाता है तो वो क्या होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, suppose this is 4a plus 3b gives c, ओके, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन हुआ, एक्सपेरिमेंट से पता चला, ऐसे नहीं, मुझे एक्सपेरिमेंट से पता चला कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है ए टू द पावर 4 बी टू द पावर 3, तो भाई मैं आंख बंद करके बोलूंगी ये है क्या, एलिमेंट्री रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल और एक है 3a प्लस 4b गिव्स 2c, ओके, और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन आया है के, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन बोल रही हूँ, रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन आया है के ए टू द पावर 2 बी बी टू द पावर 4, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्यों? और ये मुझे एक्सपेरिमेंट से पता चला, ये भी एक्सपेरिमेंट से पता चला, क्योंकि बी के पावर तो 4 है जो कि स्टोइकियोमेट्री, लेकिन ए का तो 2 है, लेकिन इसका तो 3 है। तो क्या अभी आपको पता चला आप कैसे एलिमेंट्री रिएक्शन पहचान पाओगे, हाँ कि ना? पता चला?
एलिमेंट रिएक्शन बस एक सिंगल स्टेप रिएक्शन ही होता है। ओके, चलो ठीक है, अब चलेंगे हम कहा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ओके, वंस मोर, ठीक है भाई, बता देती हूँ। देख, ये है एक रिएक्शन 2a प्लस बी गिव्स 3c। ओके, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन मुझे एक्सपेरिमेंट से पता चला कि के ए टू द पावर 2 बी टू द पावर 1। ओके, अब मैं अगर देखूंगी कि ए की स्टोइकियोमेट्री भी 2 है और उसकी पावर में भी 2 आ गया, बी की स्टोइकियोमेट्री भी 1 है और उसकी पावर में भी 1 आ गया, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। सिमिलरली यहाँ पे देखो, 4a प्लस 3b गिव्स c। यहाँ पे रेट लॉ एक्सप्रेशन से मुझे पता चला कि a की पावर 4 है और यहाँ पे a की स्टोइकियोमेट्री भी 4 है, b की पावर 3 है और यहाँ पे b की स्टोइकियोमेट्री भी 3 है। तो मुझे पता, तो मैं श्योर हूँ कि भाई ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। लेकिन जो ये है 3a प्लस 4b गिव्स 2c, इसकी रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन मुझे एक्सपेरिमेंट, सब कुछ एक्सपेरिमेंट से ही पता चल रहा है। ओके, यहाँ इस मुझे पता चला कि a टू द पावर 2 b टू द पावर 4। ओके, सो a की जो पावर 2 आ रही है लेकिन इसकी स्टोइकियोमेट्री 3 है, तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। क्लियर रियाज? रियाज क्लियर? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में चलते हैं। देखो, दोज रिएक्शन विच कंप्लीट इन मल्टी स्टेप्स, कॉम्प्लेक्स है मतलब एक से ज्यादा स्टेप्स होंगे। सो देखो, ये जो ओवरऑल रेट होता है ना, ये कंट्रोल कौन करता है? जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा, सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक क्लास में बच्चे होते हैं 20 to 21। ओके, मैं उसकी इन्विजिलेटर। ओके, कोई टीचर आए एंड इन्विजिलेटर बोले, सॉरी, मैं उस क्लास के टीचर हूँ। ओके, कोई आए एंड दे, मैं उनको कुछ टास्क दी हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि इनके खत्म कब होंगे। ओके, तो उनमें से कुछ बच्चे होंगे जो जल्दी खत्म कर लेंगे, कुछ बीचों बीच में खत्म करते हैं और एक दो होते हैं पूरा स्लोएस्ट। ओके, तो मैं किसके अकॉर्डिंग कंसिडर करूंगी? मेरे लिए तो सारे बच्चे इक्वल ही होंगे, राइट? मेरे लिए सारे बच्चे इक्वल होंगे। तो क्या मैं बोल सकती हूँ जो फर्स्ट वाला बच्चा जो कंप्लीट कर देगा जल्दी, क्या मैं उसकी टाइम के हिसाब से बोलूंगी कि नहीं इतने टाइम में खत्म हो जाएगा? सपोज वो कंप्लीट कर रहा है 20 मिनट्स में और पीछे वाले वो कंप्लीट कर रहे हैं 30 to 40 मिनट्स में और जो स्लोएस्ट है वो खत्म कर रहा है 45 मिनट्स में। ओके, तो क्या मैं बोलता हूँ नहीं 20 मिनट्स में खत्म हो जाएगा? नहीं, वही सारे बच्चे इक्वल है। तो मैं किसको कंसिडर करूं? जो सबसे स्लो लिख रही है या फिर जो सबसे स्लो लिख रहा है, राइट? आई कंसिडर दैट स्टूडेंट्स एंड आई टेल कि भाई 45 मिनट्स, क्या 45 मिनट्स मुझे लगेंगे। तो अगर 45 मिनट्स में लूंगी तो उसमें सारे बच्चे की कंप्लीट हो जाए, हो गया होगा, फास्ट वाले की भी, इंटरमीडिएट वाले की भी और जो स्लोएस्ट वाले। यस, तो सिमिलरली कॉम्प्लेक्स में भी यही है, ये यही फॉलो करता है। किसको? द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द स्लोएस्ट स्टेप। जो सबसे स्लो स्टेप है उसी अकॉर्डिंग वो जाता है, क्या? बाय द स्लोएस्ट स्टेप विच इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हम इसको बोलते हैं क्या? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। किसको? स्लोएस्ट स्टेप। ओके, ये मल्टी स्टेप में होती है और इसकी रेट हम कैसे जान पाते हैं? सबसे स्लोएस्ट स्टेप से। ओके, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन एरो आर डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। रेट लॉ एक्सप्रेशन जब निकालते हैं तो इसकी, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर, स्लोएस्ट स्टेप के रिएक्शन के ऊपर। विच मस्ट बी फ्री फ्रॉम इंटरमीडिएट, उसमें इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए, इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल, एक रिएक्शन है उसमें स्लोएस्ट स्टेप भी आ रहा है उसमें फास्ट स्टेप भी आ रहा है, तो हम स्लोएस्ट लेके कर लेंगे, राइट? लेकिन अगर एक स्टेप में, एक रिएक्शन में इंटरमीडिएट आ रहा है तो स्लोएस्ट नहीं है, तो उसमें हम क्या करेंगे? इट इज सॉल्व यूजिंग के इक्विलिब्रियम ऑफ फास्ट स्टेप। और इक्विलिब्रियम आ रहा है मतलब हम उसको रिवर्सिबल ही एज्यूम करेंगे। इफ RDS कंटेन्स इंटरमीडिएट, मतलब अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इंटरमीडिएट है, अगर वहां पे स्लोएस्ट नहीं है, तो हम इंटरमीडिएट को ही कंसिडर करते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे? के EQ, मतलब के इक्विलिब्रियम लेके सॉल्व करेंगे। इसकी दो एक्सप्रेशन में लाई हूं, मतलब दो एग्जाम्पल लाई हूं, अच्छे तरीके से हम समझ लेंगे। चलो, सबसे पहला वाला क्या है? 2NO2Cl gives 2NO2 plus Cl। ओके, इसकी जो रेट है ना, इसकी जो रेट है दैट इज, वो हमें गिवन है KNO2Cl। ओके, सब कुछ तो रिएक्टेंट से होता है, एक ही रिएक्टेंट है। ओके, ये हमें एक्सपेरिमेंट से दिया है। अब ये कैसे आया, चलो निकालते हैं। कैसे आया निकालते हैं। मैकेनिज्म, इस रिएक्शन होने में क्या क्या मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है? देखो, NO2Cl gives NO2Cl, NO2Cl plus Cl gives NO2 plus Cl। ये है फास्ट स्टेप, ये है स्लो स्टेप। मैंने क्या बोला था? RDS हम किसको कंसिडर करेंगे? स्लो स्टेप को। हाँ कि ना? किसको कंसिडर करेंगे?
स्लो स्टेप को, यस, इसको कंसिडर करेंगे स्लो स्टेप को। ओके ओके, तो इस स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग रेट कितनी आ रही है, के NO2Cl, बस खत्म। स्लोएस्ट, ये एक्चुअली स्लोएस्ट होगा, ये होगा क्या, स्लोएस्ट, स्लोएस्ट, स्लोएस्ट स्टेप। ओके, क्या है भाई, स्लोएस्ट स्टेप। तो क्या हमें इसकी अकॉर्डिंग रेट हमें मिली, वो भी एक्सपेरिमेंट से, के NO2Cl और उसकी पावर है 1। समझे, समझे क्या, तो उसी से आया ये रेट। हमने किसको कंसिडर किया, स्लो स्टेप को, किसको कंसिडर किया, स्लो स्टेप को। क्लियर। अभी नेक्स्ट एक लेते हैं इंटरमीडिएट वाला, जहां पे सिर्फ स्लो स्टेप आता है, उसमें क्या करेंगे। ओके ओके, शैल वी गो नेक्स्ट एग्जांपल में चले। ये तो नॉर्मल सी थी, जहां पे स्लोएस्ट आ रहा है, फास्ट आ रहा है। नेक्स्ट में चलते हैं जहां पे इंटरमीडिएट भी आता है। नेक्स्ट स्टेप में चले, नेक्स्ट एग्जांपल में चले। हाँ जी, लेक्चर लगेगा भाई, और 20 से 25 मिनट लगेगा। चलो ठीक है। अरे, एक ही एग्जाम्पल लाई थी क्या मैं, और एग्जाम्पल। नहीं, 25 मिनट तो नहीं, 20 मिनट रख लो। चलो ठीक है, और एक एग्जाम्पल रखते हैं। यार हो जाएगा, मोलिकुलरिटी नेक्स्ट है, एंड देन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, फिर खत्म। ओके, फिर खत्म। चलो, इसकी एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, दैट इज 2NO2, सॉरी NO, हाँ, प्लस 2H2 गिव्स N2 प्लस 2H2O। ठीक है, इसकी जो मैकेनिज्म्स है, क्या इसकी जो आई नो, एक ही बात है, जो मैकेनिज्म है वो एक है 2NO, ओके, KF, KB, N2O2, दिस इज द फास्ट स्टेप। ओके, मैं एक बार मैकेनिज्म लिख लूं, फिर आपको समझा रही हूँ। नेक्स्ट दिया है N2O2, क्लास 1 का, अच्छा ठीक है, अभी क्लास चल रहा है, अगर बोलेंगे आदित्य भैया तो बोल देना, क्लास चल रही थी दीदी का, इसीलिए लेट हो गया, तो थोड़ी कुछ बोलेंगे। स्लो स्टेप, ओके, N2O plus H2 gives N2 plus H2O, ओके, फास्ट स्टेप। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है एक स्लो स्टेप, क्या आ रहा है, स्लो स्टेप। और हमने क्या बोला था, जब इंटरमीडिएट आ रहा है तब क्या करना है, जब इंटरमीडिएट आ रहा है, एक तो सबसे पहले हमें इंटरमीडिएट से फ्री होना है, क्या, इंटरमीडिएट से फ्री होना है। तो यहाँ पे N2O2 जो होता है, इसकी मेन वाला मतलब N2O2, देखो चलो मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे स्लो स्टेप का, सबसे पहले स्लो स्टेप का रेट लॉ क्या हो, के इज इक्वल टू, सॉरी आर इज इक्वल टू, और ये भी एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है, के N2O2H2। ओके ओके, अब हमें ना ये N2O2 हटाना है। ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, ये जो N2O2 है, यही है इंटरमीडिएट स्पीसीज, क्या है, इंटरमीडिएट स्पीसीज, और इसी को ही हमें हटाना है। ठीक है, इसी को हमें हटाना है। अब कैसे हटाएंगे, तभी बोला गया था हम क्या यूज करें, के एफ के बी। तो फर्स्ट मतलब जो फास्ट स्टेप आ रहा है, उससे हम लिख सकते हैं क्या, के एफ NO के पावर 2 इज इक्वल टू के बी N2O2 के पावर 1। yes, so N2O2 is equal to, N2O2 is equal to KF upon KB NO की पावर 2। तो क्या मैं N2O2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, यस और नो, यस और नो, तो भाई करो पुट। R इज इक्वल टू के एफ अपॉन के बी NO2H2, बस ये सारे कॉन्स्टेंट से, तो उसको ओवरऑली हम ले लेंगे R इज इक्वल टू के डैश NO के पावर 2H2, खत्म, खत्म। ऐसे ही सॉल्व होते हैं, ऐसे ही सॉल्व होते हैं ये सारे। बस आपको टारगेट रखना है, जो इंटरमीडिएट स्पीसीज है उसको हटाना है। और कैसे हटाओगे, के एफ एंड के बी लेके। ओके, के एफ एंड के बी लेके। चलो मॉलिक्यूलिटी पढ़ते हैं।
मॉलिक्यूलरिटी पढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस, रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेटिंग इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। जो मॉलिक्यूलरिटी है ना, उसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन में ही पाया जाता है। मतलब फर्स्ट स्टेप सिंगल स्टेप रिएक्शन, इट इज अ थ्योरेटिकल क्वांटिटी, इट कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव और फ्रैक्शनल। इफ इन एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू इट्स ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट है, और कैसे मैं बताऊंगी। ओके, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में डिफाइन ही नहीं होता है। देखो क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी इज डिफरेंट एट ईच स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म। कॉम्प्लेक्स में मैकेनिज्म आते हैं, एक आता है, कहीं पे दो मैकेनिज्म आते हैं, कहीं पे तीन चार मैकेनिज्म आते हैं, तो वहां पे कुछ वैल्यू नहीं है, फिर मॉलिक्यूलरिटी वैल्यूलेस हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है। ओके ओके, तो चलो अभी देखते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी कैसे वो होता है, एंड इन एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर के साथ कैसे इक्वल होता है, कैसे ऑर्डर के साथ इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल चलो ले लेते हैं, दैट इज 2HI gives H2 प्लस I2। ओके, इसकी जो रेट हमें एक्सप्रेशन से मिला, HI के पावर, एक्सप्रेशन बोल रहे हो, एक्सपेरिमेंट से मिला HI के पावर। ओके, अगर HI के पावर 2 मिल रहा है तो भाई ये तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये तो एलिमेंट्री रिएक्शन है, हाँ कि ना? क्योंकि इसकी जो स्टोइकियोमेट्री थी वही इसकी पावर है। सो दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, और हमें पता है मॉलिक्यूलरिटी क्या एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही डिफाइन होती है। तो आप मुझे बोलो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या है? मैंने क्या बोला? मॉलिक्यूल साथ में कोलाइड करते हैं, वो एक कोलिजन थ्योरी भी है जो कि हम लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक में, लास्ट लेक्चर में। ओके, वो कोलाइड करते हैं। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं? देखो, HI के दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, हाँ कि ना? दो। यस, तो यहाँ पे ऑर्डर भी क्या हो जाएगी? ऑर्डर भी HI के पावर 2 ही है, बस 2। तो देखा, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम है, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम है। सिमिलरली और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO। ओके ओके, अब इसकी जो रेट है, उन्होंने हमें बोला, मतलब हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला कि KNO2O2। ओके, NO2O2। तो भाई अगर NO की स्टोइकियोमेट्री भी 2 है और उसकी पावर भी 2 है, O2 की स्टोइकियोमेट्री भी 1 है और उसकी पावर भी 1 है, मतलब ये क्या है? एलिमेंटरी रिएक्शन है, हाँ कि ना? एलिमेंटरी रिएक्शन है। अब आप बोलो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं? इसमें कितने मॉलिक्यूल्स? एग्जैक्टली कितने? 3। दो मॉलिक्यूल्स NO के, एक मॉलिक्यूल O2 के, और ऑर्डर भी क्या हो जाएगी? ऑर्डर भी 3 हो जाएगी। तो देखा, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम। पता चला कैसे मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम आए। लेकिन ऐसे कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं जहां पे मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम नहीं होते, और उसी को हम बोलते हैं क्या? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। स्यूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। तो भाई वो फॉल्स होता है, मतलब वहां पे मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम नहीं रहते। नॉर्मली मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर सेम रहते हैं। मैं आपको दो एग्जाम्पल दूंगी, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। बस वही वही तो हम अब तक पढ़ते आए हैं, बस वही दो भी अभी तक आए। अगर मैंने आपको PYQs में या फिर DPPs में दिया तो फिर मैं आपको बता दूंगी। ओके, देखो क्या लिखा है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। एक होता है, मतलब वैल्यू ऑफ ऑर्डर रिएक्शन एक होता है, बट मॉलिक्यूलरिटी इज मोर देन 1, एंड दैट इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर लिखा है, मतलब ऑर्डर क्या होगा? एक होगा, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी उससे ज्यादा होता है। मॉलिक्यूलरिटी उससे ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले लेते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, ईस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ओके ओके ओके, तो चलो CH3COO C2H5 प्लस H2O, ओके, gives what? CH3COOH प्लस C2H5OH। ओके, तो यहाँ पे जो K होता है ना, जो K होता है दैट इज CH3COO C2H5 और H2। ओके, आप बोलोगे यहाँ पे तो ऑर्डर 1+1 2 आ रहा है, मॉलिक्यूलरिटी भी 2 आ रहा है, 1 मोल्स ऑफ CH3COO H2H5 आ रहा है, और बट क्या होता है ना, जो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर है, वहां पे जो H2O होता है ना, वो बहुत एक्सेस में होता है। क्या एक्सेस में होता है? मतलब अगर ये हुआ, मतलब अगर ये हुआ 9,999 मोल्स, तो उसमें 1 मोल ऑफ ईस्टर मिला होगा।
तो आप खुद बोलो 9999 के आगे एक मोल की क्या ही वैल्यू। एक मोल ये रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे रहा है, वो सही है, वो सही है। लेकिन H2 इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतनी ज्यादा वो है, इतनी उसकी मात्रा ज्यादा है कि भाई हम उसको एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो तो एक्सेस है। आप इसमें ऐड कर रहे हो, वो तो एक्सेस है, वो तो उतना ही रहेगा। तो उसको हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट की तरह ऐड करते हैं, मतलब कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है वो। तो इसीलिए इट एक्ट एज एन व्हाट, कांस्टेंट। तो H2 अगर इसके साथ डिवाइड कर गया, अरे यार मैंने ये क्या लिखा, R इज इक्वल टू के, हाँ ओके। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो इन दोनों को हम मिला के ले लेते हैं के डैश CH3COO, C2H5। समझ में आया? तो यहाँ पे आप मुझे खुद बताओ, ऑर्डर कितना है? ऑर्डर कितना है बेटा जी? ऑर्डर कितना है? 1। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कितना है? मॉलिक्यूलरिटी तो 2 ही रहेगा ना, क्योंकि जब तक यहाँ पे जितने भी मोल, 1 मोल हो, 0.5 मोल हो, जितने भी मोल हो, CH3COO C2H5 मिला, इसीलिए तो CH3COOH बना। और वही होता है मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन, वो मॉलिक्यूल्स मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो देखा, यहाँ पे ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी सेम नहीं है। यही होता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिमिलरली एक क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। क्या होता है भाई, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। चलो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। C12, हाँ, C12H22O11 प्लस H2O, ये देता है कितना, फ्रुक्टोज देता है O6 प्लस C6H12O6, ओके, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज देता है, और ये होता है केन शुगर। ओके, तो इस केस में भी क्या होता है ना, ये होता है एक्सेस में। एक्सेस में नॉर्मली अगर हम देखेंगे, रेट होना चाहिए के C12H22O11 H2, but this is in excess, so we consider it to be a constant। इसलिए R कितना हो जाता है, K डैश C12H22O11। बस इतना ही है कहानी, इतना ही है कहानी। तो यहाँ पे ऑर्डर तो हो गया 1, ऑर्डर इज इक्वल टू 1, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 2, क्योंकि भाई वो तो मिला है इसलिए प्रोडक्ट आया है, हाँ कि ना। बस, बस भाई आज खत्म, आज खत्म। ये है सेकंड एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन कर लेंगे, फिर आप चले जाओगे। ओके, डन, डन, क्लियर। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हाँ, क्लियर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर क्लियर। बस इतना याद रखो, ऑर्डर तो 1 ही आता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी एक से ज्यादा आता है। ओके, ओके, और नॉर्मली हम यही दो एग्जाम्पल ही लेते हैं। चलो ठीक है, चलो हमें एक्सपेरिमेंट दिया है, गिवन द फॉलोइंग डाटा फॉर द रिएक्शन A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। एक्सपेरिमेंट 1 2 3, वहां पे A की कंसंट्रेशन 1 है, बी की कंसंट्रेशन 2 है, ROR 4 है, ऐसे दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन पता है हम कैसे सॉल्व करते हैं? हमें नॉर्मल तो पता है कि रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन कैसे होता है। रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन ऐसे होता है कि a टू द पावर x b टू द पावर y। तो हमें बेसिकली x एंड y की वैल्यू निकालना है। आपको देखना है किस कंसेंट्रेशन, दो कंसेंट्रेशन की वैल्यू सेम हो रहा है, एक तो ये, एक तो ये क्यों देखना है, क्योंकि ये ना इजीली डिवाइड हो सकता है। क्या, ये इजीली डिवाइड हो सकता है, यस। तो चलो एक्सपेरिमेंट 1 से अगर हम ले, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2, ओके 1 2 लेंगे क्योंकि यहाँ पे बी की कंसेंट्रेशन क्या है, सेम है, हाँ कि ना, यहाँ पे बी की कंसेंट्रेशन सेम है। चलो लिखते हैं, आर मतलब ROR 4 विल बी व्हाट, के, ए के बदले में लिखेंगे 1 टू द पावर x 2 टू द पावर y। यस और नो, इसको ले लो इक्वेशन 1। यस, सिमिलरली और एक ले लो, मतलब एक्सपेरिमेंट 2 से कितना है, 4 इज इक्वल टू के 2 के पावर x 2 के पावर y। अब क्या करना है, बस इक्वेशन 2 को आपको 1 के साथ डिवाइड करना है, सॉरी इक्वेशन 1 को 2 के साथ डिवाइड करना है। क्या करना है, इसीलिए तो बोला जहां पे कॉमन होगा वही लू, जहां पे कॉमन होगा वही लू, डिवाइड कर लो। डिवाइड करोगे तो 4 4 डिवाइड मतलब ऐसे कर लो, ओके। ये भी गया, हाँ कि ना, ये भी गया, तो कितना आ गया, के गया,
तो ये क्या हो गया, 1/2 टू द पावर x इज इक्वल टू 1। आया, आया कि नहीं? सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यस, यस बेटा जी, हाँ कि ना, हाँ कि ना, डन, डन। अभी देखो, अभी क्या करोगे आप, अभी क्या करोगे, अभी 1 2 ले लिया क्योंकि बी की कंसंट्रेशन सेम थी, अभी 2 3 ले लेते हैं क्योंकि ए की कंसंट्रेशन सेम है। क्यों, अभी 2 3 ले लेते हैं। फ्रॉम फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 2 and 3। ओके, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 2 and 3 लिखते हैं। 4 इज इक्वल टू 2 to the power x, 2 to the power y, और क्या था भाई, 2 to the power x, 4 to the power y, 16 इज इक्वल टू 2 to the power x, 4 to the power y। चलो भाई, इसको भी सेम तरीके से डिवाइड कर लो, सेम तरीके से डिवाइड कर लो डिवाइड। ये हो गई कैंसिल, ये हो गया 4, 4 16, ये हो गया 1 2, हाँ की ना। तो कितना आ जाएगा, बोलो, 1/2 to the power y इज इक्वल टू व्हाट, 1/4। तो यहां से y का वैल्यू कितना आ गया, 2। y का वैल्यू कितना आ गया, 2। So total, now can you write the rate law expression या फिर the rate law equation, लिखो, rate law equation लिखो, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलो rate law equation। भाई हमने तो निकाल दिया k a to the power 0 b to the power कितना है, 2। इसको लिखने की a to the power 0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 1 आ जाएगा, k b to the power कितनी हो जाएगी। और आपको अगर पूछेगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताओ तो 2 बता देंगे। समझ में आया। तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन आएगा ना, पहले देखना कि कॉमन क्या है कंसंट्रेशन में, तब उसी दो को लेके डिवाइड कर लेना, खत्म। फिर एक्स भी आ जाएगा, वाई भी आ जाएगा, रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन भी निकाल दोगे। ओके, ओके, फर्स्ट लेक्चर डन। आज फर्स्ट लेक्चर डन। ओके, मोटिवेशन ऑफ द डे सुन के जाओ। ओके, देखो, आई नो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नाउ गिवन अप, मुझे इतना पता तो चल, बहुत गिवन अप कर दिए। एंड आप में से जो जो अभी भी लाइक चल रहे हो ना, इतना याद रखो, दिस ड्रीम वाज प्लांटेड इन योर हार्ट फॉर अ रीजन। अपनी हर्ट में ना, मतलब हर्ट में, वो एक वो जो ड्रीम है, इट वाज एक्चुअली प्लांटेड फॉर अ रीजन, क्योंकि आप इसको चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई मुझे तो डॉक्टर बननी है। आई वॉन्ट कि इंस्टेड ऑफ मिस्टर और मिसेस, माई टाइटल, मतलब जो बोलते हैं ना, पहले क्या लिखना चाहिए, डॉक्टर, डॉक्टर दिस, डॉक्टर दैट, समझे। सो ट्रस्ट योर प्लान, और ऐसे हार मत मानो यार, जो जो बच्चे नहीं कर रहे ना, बिकॉज ऑफ बैकलॉग्स, बिकॉज ये हो गया वो हो गया, ट्रस्ट योर प्लान है, बस करते चलो, पढ़ते लाइक चलो। ओके, आज आपके मोटिवेशन के लिए, आज आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है डॉक्टर एंड योर नेम, बिकॉज दिस ड्रीम वाज प्लांटेड फॉर अ रीजन। इंस्टेड ऑफ मिस्टर एंड मिसेस, आपको क्या चाहिए, डॉक्टर चाहिए, समझे, समझे, इन फ्यूचर। कैसे लगेगा यार, जस्ट फील इट। डॉक्टर भावना जोशी, डॉक्टर जगरीती, डॉक्टर अभिलिप्शा, डॉक्टर ईरा, डॉक्टर प्राची, डॉक्टर अलीजा, डॉक्टर रियाज, डॉक्टर शिव, डॉक्टर शुभम, और जो जो बच्चे सारे, कितना अच्छा फील होता है ना कि भाई डॉक्टर लग रहा है, डॉक्टर। और डॉक्टर यार भगवान की सेकंड, आपको बोला जाता है ना, उनकी दूत हो आप, तो उसके लिए इतनी मेहनत नहीं करोगे तो कैसा होगा, राइट। चलो, आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। बाय, गुड नाइट, रेस्ट करो, खाना खाओ, जिन लोगों की मीटिंग है आप लोग जाओ। ओके, चलो बाय बाय। आज कमेंट में क्या लिखना है, हैशटैग डॉक्टर योर नेम। ओके, हैशटैग डॉक्टर योर नेम। ओके, एंड मुझे पता है आप सब डॉक्टर्स बनो, okay? सब बनो। चलो, चलो बाय बाय, खत्म करें क्लास, क्लास खत्म करें। बाय, गुड नाइट। क्या हुआ यार, चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।